बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। एबीएन न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं और बड़े लंबे अरसे तक हाई कोर्ट्स, अदालती और कानूनी मामलात को कवर करते रहे। इस वीडियो में बात करेंगे गुज़श्ता 36 घंटों में पाकिस्तान का सियासी और अदालती मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया। बहुत फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना प्रोग्राम करके फ्री हुआ हूं और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे सिंध से आईपीपी के जो सदर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के महमूद मौलवी साहब। उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस की हैं जो टर्न ऑफ इवेंट्स है उसमें किस किस्म की बड़ी और ड्रामाई तब्दीलियां आ सकती हैं उसके हवाले से। एक तो इस मामले के ऊपर बात करेंगे, जो इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हुआ उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा है कि ये लोगों को लग रहा है कि शायद ये आखिरी इस्तीफ़ा है। उनकी पेशगोई ये है कि मज़ीद इस्तीफ़े आ सकते हैं, वो किन के इस्तीफ़े हो सकते हैं, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे इस तमाम मामले को। और फिर बल्ले का निशान ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से पहुंचा है और जिस तरीके से उसको लगा दिया गया है तो वो भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरी है। और बशारत राजा साहब के पास इसके हवाले से कुछ बहुत ही इनसाइड एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। महमूद मौलवी साहब ने, मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने ये इशारा नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट की वो बात कर रहे हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या किसी और कोर्ट की बात करें, लेकिन उन्होंने कहा जो इस्तीफ़े आ गए, आपको पता है कि एक तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा आया, उसके बाद आज सबके लिए हैरान कुन था कि जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये इस्तीफ़ा आएगा, ये गैर मुतवक्के इस्तीफ़ा था क्योंकि अगर मामलात स्टार्ट हो जाते, ख्वाहिश तो मौजूद थी, ये सबको मालूम है मुस्लिम लीग नून की। एजाजुल एहसन साहब मॉनिटरिंग जज और फिर उसके हवाले से इल्ज़ामात, कत्ल से बड़े मुजरिम में 18 सितंबर की तकरीर आपको याद होगी मियाँ साहब की, फिर मरियम नवाज साहिबा की मुख्तलिफ जलसों में तकारीर, सरगोदा वाले जलसे में उनकी तकरीर, फिर जो तस्वीर लगाई गई थी, और फिर वो गालिबन गुजरांवाला में ट्रक उठा के खड़ी हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये ट्रक के चारों पहिए। अब 4 पहिए का क्या मतलब है? 4 जजेस की बात कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं? जो महमूद मौलवी साहब हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, उन्होंने 3-4 बातें की। नंबर 1, उन्होंने कहा कि उन्हें इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा उन्होंने कहा कि क्वेश्चन मार्क मौजूद है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस किस्म का बहरान पैदा हो रहा है और जिस तरीके से ये संगीन हो रहा है, इसमें मार्शल लॉ के, एमरजेंसी लगाए जाने के, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पीसीओ जो है वो आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और वो मामलात वो सेंस कर रहे हैं कि उस तरफ बढ़ सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा, और उन्होंने तो लफ्ज़ विकेट इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ये आखिरी विकेट नहीं है, अभी मज़ीद विकेटें गिरनी हैं। बशारत राजा साहब, पहले तो मुझे ये बता दें कि आप भी प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने उनकी इस बात से क्या फीलिंग ली है? जजेस को आप जानते हैं, उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए जी। नून लीग के लिए या मियाँ साहब के लिए जो सबसे ज़्यादा ट्रबल मेकर जजेस आप जिनको कह सकते हैं, जिनकी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और राय उनके करप्शन केसेस के हवाले से, उनके मुख्तलिफ मामलात में मनी ट्रेल के हवाले से थी, वो चले गए। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो जो हम ख्याल ग्रुप की बात होती थी उधर या लाहौर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको क्या लगता है कि उनकी प्रोडक्शन किसके मुतल्लिक है और क्या ये लाइकली भी है कि ऐसा कुछ हो जाए? बहुत शुक्रिया नकवी साहब। ये महमूद मौलवी साहब, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ था जी, उन्होंने बात की कि मार्शल लॉ की तरफ मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। वो इसलिए इख्तलाफ करता हूँ कि आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो जनरल मुशर्रफ के हवाले से एक असूल तय किया है, जो फैसला दिया जनरल मुशर्रफ के हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कालादम करार देकर जो खुसूसी अदालत का बेंच का फैसला बरकरार रखा और जनरल मुशर्रफ की वो सज़ा बरकरार रखी, जिसमें जस्टिस सेठ वकार ने उन्हें डी चौक में लटकाने की बात की थी, जस्टिस नज़र अकबर ने उससे इख्तलाफ किया था और जस्टिस शाहिद करीम ने जस्टिस सेठ वकार के साथ इत्फाक किया था, लेकिन उन्होंने एक नोट भी लिखा था कि वो डी चौक में लटकाने के हवाले से ये नहीं होना चाहिए, ये रास्ता बंद है। जो महमूद मौलवी साहब ने बात की, ये एक असूल तय हो गया कि जो भी आइन शिकनी करेगा ना वो वहाँ जाएगा। और महमूद मौलवी साहब ने जो बात की कि इस्तीफ़ों के हवाले से कि ये एक विकेट नहीं गिरी और भी मज़ीद गिरेगी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जिस विकेट की तरफ वो इशारा कर रहे हैं ना, मैं खुले वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि वो क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस वक्त सीनियर पीयूनी जज है, जस्टिस आमर फारूक के बाद वही है, वो इस वक्त उनका नंबर है,
उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 रेफरेंस दायर हुए हैं। अच्छा। और कुछ ताकतों को उनसे कुछ जो है ना वो शिकायत है, कुछ तकलीफ है कुछ ताकतों को, वो जो महमूद मौलवी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी ने भी अरशद शरीफ केस में आज उनके रिमार्क्स और वो अदालती कार्रवाई अगर देखी मिसिंग पर्सन के हवाले से जो उन्होंने अपनी जजमेंट दी और मिसिंग पर्सन का जो केस सुना उन्होंने, और बलोच जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं मुजाहिरीन, उनके हवाले से अगर आप उनकी वो रिमार्क्स देखें, उसकी जजमेंट देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा कि कहीं सबको रगड़े में ना आना पड़े कि पूरे मुल्क में वाक़या यहाँ होता है तो पिशीन में, ग्वादर में, गलगित में FIR कट जाती है। ये तो आज भी उन्होंने कहा है उन लोगों को उनसे तकलीफ है, वो जिस महमूद मौलवी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो यही है। और पिछले काफ़ी दिनों से अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें ये बात कर रहे हैं कि ये शायद जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर के नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि उनकी तरफ से इस्तीफे वाला जो ऑप्शन है ना, जो लोग इशारा कर रहे हैं वह बड़ी स्ट्रांग विकेट पर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के इस वक्त मौजूद है। इस वक्त तक आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक उनके खिलाफ बहुत कोशिश की गई कि कोई ऐसी चीज़ मिले सॉलिड किस्म की कि रेफरेंस दायर किया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी अच्छा, मुझे ये बताएं कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्टूबर के महीने में जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट के वक्त, यानी उस दौरान जो इस वक्त सीनियर प्यून जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उन्होंने रिटायर हो जाना था। इन्होंने लगभग 10-11 माह के लिए, 10-10.5 माह के लिए चीफ जस्टिस बनना था। इस दौरान आपके ख्याल में जस्टिस एजाजुल एहसन किन मामलात में लीथल हो सकते थे मुस्लिम लीग नून के लिए, या जो इकदामात काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद और उमर बंदयाल के जाने के बाद हो चुके, जस्टिस एजाजुल एहसन कहाँ पर ट्रबल? जस्टिस एजाजुल एहसन का अगर वो चीफ जस्टिस बनते, अगर इस्तीफ़ा ना देते, तो 2-3 मामलात में वो मतलब नून लीग के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे। एक तो ये जो नाली वाला मामला है, इसको वो रिवर्स कर सकते थे। जो फैसला आया नाली वाला, ताहयात नाली वाला फैसला, इसको रिवर्स कर सकते थे। मियां साहब बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। और मियां साहब, ये पहली दफ़ा होता कि मियां साहब अगर अल्लाह ना करे वो कामयाब होते हैं या प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हुए वो अगर फैसला रिवर्स होता तो मियां साहब घर चले जाते। एक तो ये था। दूसरा जो 184(3) वाला वो कमेटी वाला मामला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला था, वो भी फैसला कहीं वो भी रिवर्स होना था। क्योंकि जो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जो काम किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का केस सुनते हुए हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबरों का उन्होंने उस फैसले में लिखवा दिया था जस्टिस शाहिद वहीद के साथ कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके आने तक, इम्प्लीमेंट होने तक 184(3) के तमाम मुकदमात पर समात रोक दी जाए। बिल्कुल। फिर आपको याद होगा कि कुछ मामलात चले थे रजिस्ट्रार के हवाले से, कुछ खतूत लिखे गए थे, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में एक बेंच बैठाया था, 6 रुकनी था, 6 सिफर से उस मामले को जो वो सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी उसको सेट असाइड कर दिया था। इस वजह से जस्टिस एजाजुल एहसन का माइंड तो बड़ा क्लियर था। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम हुई, बहुत सारे लोगों ने जब इसको रिपोर्ट किया, आपकी खबर थोड़ी सी मुख्तलिफ है उससे, वो ज़रा हमें बताएं कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उसमें क्या आप बता रहे हैं कि पहले एक गैर रस्मी इजलास, मैंने आपके प्रोग्राम में भी ये मैंने चीज़ डिस्कस की है कि आज ये हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का इजलास जो कोर्ट रूम नंबर 1 में होना था, जहां चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बैठते हैं। हमें जो कल की जो काज लिस्ट थी, जो बताया गया था 11 जनवरी तक मुलतवी था, 1 बजे का वक़्त था कि वो 1 बजे इजलास शुरू होगा। लेकिन वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि वो इजलास 2:30 बजे शुरू होगा। अब फिर मैं उस खोज में लगा कि यार इतना 1.5 घंटा इजलास जो शुरू होना था 1 बजे, वो 1.5 घंटा लेट क्यों हो गया, उसमें देर क्यों हुई? तो मुझे ये पता चला कि एक गैर रस्मी इजलास हुआ जो कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जिसमें चीफ जस्टिस साहब, उस बाकी मेंबरान जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान बलोच जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो बैठे वहाँ पर। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा जी कि आप ऐसा करें कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है इसकी कार्रवाई रोक दें आप। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने वहाँ पर उस गैर रस्मी इजलास में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ था, वो नज़ीर भी पेश की कि जब आपके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था
तो जब ओपन कोर्ट में आपका मुकदमा चला फुल कोर्ट में, तो उस वक्त इस्तदा की गई कि वो इजलास वो कार्रवाई रोक दी जाए, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो कार्रवाई रोक दी थी। लिहाजा आप भी रोक दें, क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा चल रहा है। तो वहाँ ये कहा गया जी कि हम अच्छा ये कहा गया जी कि उसमें कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपको कार्रवाई बनती ही नहीं है, अब रोक दें, जैसे जज रोशन ने ये कहा। तो काजी फाइजा साहब ने कहा ये कैसे हो सकता। अच्छा, इसको अक्स में बाद में नजर आया, जो जब कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जज इस्तीफा दे और पूरे अदारे को दागदार कर दे। मतलब हमने किसी नतीजे पर पहुंचना है, उसकी फाइंडिंग तलाश करनी है हमने। अच्छा, इससे पहले उन्होंने कहा जी कि काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी वो सारे मामलात ऑन पेपर क्लियर कर लिए थे। नहीं, वो तो उन्होंने मनी ट्रायल कहाँ दिया था, अपना मनी ट्रायल। वो यही तो जस्टिस एजाज रोशन रोना रो रहे थे आज। जब वो गैर रस्मी इजलास था उसमें तो यही रोना रो रहे थे कि उन्होंने कहा जी कि वो इस्तीफा देगी। उन्होंने ये कहा कि जब आपके खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ ओपन कोर्ट में, जब आपके फुल कोर्ट बैठी, तो उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई रोक दी और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। सही। अब तो कार्रवाई बनती ही नहीं है, अब रोक दो। उन्होंने कहा नहीं, हमने पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है और हमने इसके किसी न किसी हतमी नतीजे पर पहुंचना है। तो फिर जस्टिस एजाज हुसैन ने कहा जी कि अगर ये मामला हुआ तो मैं इजलास में नहीं बैठूंगा। और फिर ये हुआ कि जब 2:30 बजे इजलास शुरू हुआ, 5 कुर्सियाँ लगी हुई थी, वहाँ पर 4 जज आए, एक कुर्सी उठा ली गई। वहाँ पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, काजी फाइज साहब, जस्टिस काजी फाइज साहब, मैं तो वैसे काजी उल कुज़ा उन्हें कहता हूँ, काजी उल कुज़ा उन्हें मैं लिखता हूँ हमेशा। उन्होंने कहा जी कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने माजत कर ली है किसी वजह से, वो नहीं बैठेंगे। तो हम जस्टिस मंसूर शाह, जो उसके बाद सीनियर थे, मंसूर शाह अली शाह, हम उनकी दस्तयाबी देखते हैं। अगर वो दस्तयाब हुए तो हम इजलास दोबारा शुरू करेंगे, नहीं तो फिर हमें नेक्स्ट डे। तो हमें फिर ये बताया गया कि जी 5 मिनट के बाद वो दोबारा आए, तो हमें ये कहा गया जी कि जस्टिस मंसूर शाह मौजूद थे उस वक़्त, वो कोरम पूरा था, तो फिर कार्रवाई चली। बहरहाल देखें, अभी इसमें तो बहुत सारी परतें खुलेंगी, चीज़ें सामने आएंगी। ये महमूद मौलवी साहब की प्रेडिक्शंस हैं, तो बाखबर आदमी, वेल कनेक्टेड भी हैं, तो वो तो अब बाद में पता चलेगा ना। शराह दस्तूर पर है सारी नज़रें। मामला है बल्ले के निशान का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 700 सफ़ात की पटिशन आप मुझे बता रहे हैं, और उसमें बहुत सारे पेजेस जो रीडेबल भी नहीं है, वो लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया। ये दरख्वास्त समाअत के लिए लगी कैसे है, इसके पीछे क्या कहानी है, और फिर एक्सपेक्ट क्या किया? अच्छा, मैं नकवी साहब, ये हुआ कि जब ये काउंसिल की कार्रवाई चल रही थी, तो मैं ज़ाहिर है कोर्ट रूम के अंदर था। कोर्ट रूम के अंदर मोबाइल अलो नहीं है, तो मैं इत्फाक से ये खबर देने के लिए बाहर निकला कि वो जो मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस साहब के ये आम रिमार्क्स सामने आए, वो जब टिकट डालने के लिए अपने चैनल के लिए बाहर आया, तो मेरे पास खबर आ गई जी कि इलेक्शन कमीशन ने पटिशन दायर कर दिया। ठीक है, अच्छा, पटिशन दायर की, मैंने उसकी खबर ब्रेकिंग की, वो तो साथ ही कुछ देर के बाद जब वो इजलास की कार्रवाई ख़त्म हुई, तो हम दोस्त ढाबे पर बैठे बाहर वहाँ पर चाय पीने के लिए, तो पता चला जी कि अच्छा, वो जब पटिशन दायर हुई तो एक बाहर उसके ऊपर के ये ब्लड है, ये इतराज़ लग गया। पता चला कि ये इतराज़ लगा 700 सफ़ात। अच्छा, 700 सफ़ात की वो पूरा पलंदा ही उठा के वो उन्होंने डाल दिया वहाँ पर। सेक्रेटरी साहब के दफ्तर पढ़ेंगे कितने जनाब, चुक के ले आओ। अच्छा, वो इतराज़ लग गया जी कि ये रीडेबल नहीं है जी, मुबहिम है 700 सफ़ात। अच्छा, अभी ये खबर मैं इस पर पेपर देख कर ही पीछे हटा, तो पता चला कि वहाँ पर मैं अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, तो पता चला जी कि वो इतराज़ात दूर हो गए, वो पटिशन दोबारा जो है तरमीम शुदा पटिशन दोबारा दायर हो गई। अच्छा, ये खबर मैंने इसके टिकट डाले। अच्छा, फिर मैं जैसे ही वो ऊपर चल के प्रेस रूम, सीढ़ी स्टेज है हमारी, वो चढ़ के मैं प्रेस रूम की तरफ जा रहा था। अभी वो मेरे को 5 स्टेज चढ़ी थी, तो मेरे जो ज़राए थे उन्होंने खबर दे दी कि वो पटिशन लग गई समाअत के लिए।
अच्छा, मैंने उनसे पूछा सर कि वो डायरेक्ट नंबर भी नहीं लगा अभी तो समात के, उन्होंने कहा डायरेक्ट नंबर तो बाद में लग जाएगा ना। बेंच बन गया जी, कहा गया कि वो जनाब बिल्कुल ही जिसे कहते हैं अब सुबह 9:30 बजे एक, अच्छा वो भी ये एक और पूरा पाकिस्तान इस पर लाइव देखेगा किधर गया वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बड़ा कौन इंपॉर्टेंट सी था, कमेटी बेंच है, बनाने सरवासी के लिए, बात और नहीं है, क्या ये हो गया? अपील नहीं, ये अपील थी 184 के तहत नहीं है, नहीं लेकिन लेकिन जिस तरीके से लगा कि आपको ये लगता है कि ऐसी कोई नज़ीर मौजूद है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे साथ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हो रही थी इजलास की, मेरे साथ बैठा हुआ था जुल्करनैन, मैं वहाँ बैठा हुआ था तो चीफ जस्टिस साहब के सामने 2 रुके गए। उस वक्त तक ये पिटीशन दायर हो चुकी थी। मैंने जुल्करनैन के कान में कहा कि ये रुके इलेक्शन कमीशन की पिटीशन के लिए गए, क्या मालूम कि आज ही वो समात के लिए मुकर्रर हो जाए। ठीक है, मुझे बाद में पता चला कि उन पर पिटीशन, इलेक्शन कमीशन की पिटीशन के जो है ना वो रुके गए हुए थे उनके पास। सही। अच्छा, मुझे ये बता दें कि अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के तेवर क्या बताते हैं कि बल्ले के हवाले से क्या इलेक्शन कमीशन जो है उसका मुद्दा कबूल होगा या जो पीटीआई का मामला है उसका बल्ले का निशान है वो बरकरार रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के तेवर क्या बताते हैं? बाकी तो सारी डिटेल्स है ना नकवी साहब, सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर है ना, जो जस्टिस काजी फाइज जैसा कहीं ना कहीं, ये नहीं कि मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जहां उनका कंडक्ट बताता है कि वो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं फेवर दे देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है ना बल्ला, ये सुप्रीम कोर्ट इन्हें दे देगी, इनसे छीनेगी नहीं। ये फेवर तो नहीं है, ये तो राइट है ना, राइट है आईनी और कानूनी तौर पर। आपने देखा कि पिछले जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, उन्होंने कहीं ना कहीं गुस्सा भी निकाला चीफ जस्टिस साहब ने। नहीं, यानी कि ये एक अगर ये एक शय है, इसके ऊपर ये आपकी है, मेरा और आपका डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, मैं कहता हूँ नहीं जी बशारत साहब ये मेरी अच्छा, है। ये सुने, मैं कहता हूँ ये मेरी है, ये आपकी नहीं है, और मामला चला जाता है एक बंदे के पास तस्वीर करने के लिए, वो हालात वाक़यात देखता है, उसे पता होता है कि ये आपकी है, वो ये आपको दे देता है, वो आपके साथ फेवर कर रहा है या आपको इंसाफ दे रहा है? नहीं, मैं अगर मुझे दे रहा है तो इंसाफ कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे और याद है, यहाँ पर नकवी साहब बड़ी खूबसूरत बात में मुझे याद आ रही है बात, जस्टिस जावेद इकबाल जो डॉक्टर अलामा इकबाल के बेटे थे, उन्होंने अपनी किताब जो लिखी है ना अपना गिरबां चाक, उसमें एक उन्होंने बड़ी दिलचस्प चीज़ लिखी है, वो पेज नंबर मुझे इस वक्त याद नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जब मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज था, उन्होंने ये लफ्ज़ लिखा हुआ जजी, उन्होंने कहा कि जस्टिस करम एलाई वो मुझे जजी के ट्रिक्स बताया करते थे। अच्छा, वो ये बताया करते थे कि मैं हमेशा 2 फैसले लिख कर रखता हूँ, जस्टिस करम एलाई। मैंने उनसे पूछा, वो जस्टिस अलामा इकबाल जावेद इकबाल कह रहे हैं कि मैंने पूछा जी कि ये ट्रिक्स क्या है मुझे बताएं। उन्होंने कहा जी कि मैं 2 फैसले लिख कर रखता हूँ, एक फैसला वो होता है जो आइन और कानून के मुताबिक हो, और एक फैसला वो लिख कर रखता हूँ जो किसी की मंशा के मुताबिक हो। तो मैं जब मूड देखता हूँ कि फैसला कौन सा देना है, अगर किसी की मंशा के, अच्छा ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं अगर आप कहेंगे मैं आपको स्क्रीनशॉट करके बना के आपको सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पर, तो फिर मैं उस मंशा के मुताबिक फैसला देता हूँ। तो अगर मंशा के मुताबिक फैसला हुआ तो फिर अच्छा, एक मैं नकवी साहब जो आज बाखबर ज़राए मुझे जो मतलब मेरे अपने ज़राए, उन्होंने मुझे बताया कि ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बल्ला बैलेट पेपर पर रहा तो फिर सवात से सदकाबाद तक बल्ला चलेगा, बला बन जाएगा, बल्ला चलेगा, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग कही है कि बल्ला नहीं देना है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब। अब देखते हैं हमने कि ये इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होते हैं, और आज एक और 2-4 बहुत अहम मामलात हैं। फॉर एग्जांपल आज पीटीआई ने ऐलान किया कि वो रात 11 बजे तक 12 बजे तक जो है वो, अब जब आप देखेंगे उस वक्त तक शायद डिटेल्स आ चुकी हों कि उनके कैंडिडेट्स कौन होंगे, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये कंपैरिजन करना कि हमारे सामने नून लीग के कैंडिडेट सब मौजूद हैं, किन हलकों में कौन लड़ रहा है इलेक्शन, तो पीटीआई के किस कैडर का, किस नंबर का, कौन सा रुकन, कौन सा खिलाड़ी, कौन सा उनका स्टॉलवर्ट वो टक्कर देगा नून लीग को, इसके हवाले से और कुछ बहुत यहाँ मामला चल रहे हैं साइड बाय साइड पूरे पाकिस्तान में, शहर इक़्तिदार में, तो उनके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, एक वीडियो मैंने आप जो की थी लास्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्टोरी में काम कर रहा हूँ, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक रिपोर्ट जो है
वो अता तारड़ साहब के ज़िम्मे लगी थी, वो लाहौर वो लंदन पहुंचाई गई थी, मियाँ साहब के चरणों में रखी गई थी कि ये हैं वो गुस्ताख। उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ टिकटों के बड़े इंटरेस्टिंग फैसले में बात करेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।